हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग को लेके चल रहे थे और नया टॉपिक उसी से रिलेटेड जो अपन एंथ्रोपोमेट्रिक पढ़ रहे थे। पिछली क्लास भी अपन हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर अपन मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस पढ़ेंगे। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस अपन आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों? नाम से पता चल रहा है, नाम पर जाइए। नाम मिड अपर, पहले आता है मिड, फिर आता है अपर आर्म, फिर आता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, तीन चीजें आती है इसके अंदर, मिड, फिर आता है अपर आर्म और फिर आता है सर्कमफेरेंस। तो पहले आते हैं अपन इस बात पर आते हैं, अपर आर्म। अपर आर्म कौन सा होता है आपका? एल्बो से लेके यहाँ तक, ये एल्बो वाला ये पार्ट आपका अपर पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका अपर आर्म होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका लोअर आर्म होता है। तो अपर आर्म ये हो गया। दूसरी बात आते हैं अपन मिड। मिड के अंदर अपन बात करें, इसका मिड कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे यहाँ से सर्कमफेरेंस, और यहाँ का अपन क्या करते हैं? सर्कमफेरेंस चेक करते हैं। जैसा कि जो जिम करते हैं तो वो क्या करते हैं? जिम करने के बाद में अपने जो बाइसेप्स होती है वो क्या करते हैं? मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं। अपन बात करें मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी बाइसेप्स को क्या करना होता है? चेक करना होता है कि कितनी है। ठीक है, तो उसी बोलते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। कोई बड़ी चीज नहीं है, डरना मत बड़ा नाम देख के, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर, जब बच्चा जन्म लेता है तब कितना मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होना चाहिए? तो एट बर्थ अगर अपन बात करें तो 11 से 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। 11 से 12 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होना चाहिए। अगर बच्चा 1 से 1 to 5 ईयर का है, अगर 1 to 5 ईयर का बच्चा है तो उसके अंदर 16 से 17 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? उसका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये सारी अलग अलग चीजें। अगर इसके अंदर ये तो मेन चीजें दो थी कि बच्चे का जन्म के टाइम में कब होता है, 5 ईयर के टाइम में कब होता है, बट इसकी मेन चीज है कि इसको मेजर किससे किया जाता है? किससे किया जाता है मेजर? तो मेजर किया जाता है इसको साकिर टेप से। मेजर किससे किया जाता है? इसको साकिर टेप से किया जाता है। साकिर टेप से क्या किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को किससे मेजर किया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए साकिर टेप से किया जाता है। ठीक है, या इसको स्टीरअप टेप भी बोला जाता है। स्टीरअप टेप भी बोला जाता है, या इसको स्टीरअप टेप भी बोला जाता है, या इसको ब्रेंगल्स टेप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेंगल्स टेप भी बोला जाता है। ये तीन नाम होते हैं इसके, साकिर टेप, सेकंड आता है स्टीरअप टेप, और थर्ड आता है इसका ब्रेंगल्स टेप। ये तीन नाम होते हैं इसके, और तीनों नाम से क्वेश्चंस बन जाता है। तीनों नाम से इसका क्या होता है? क्वेश्चंस बन जाता है, और तीनों नाम से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है? साकिर टेप के बारे में पूछा जाता है। अब ये साकिर टेप होती क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। साकिर टेप ये होती क्या है? मिड अपर आर्म का क्या किया जाता है? अगर अपन बात करें तो सर्कमफेरेंस। तो साकिर टेप होती क्या है? साकिर टेप होती है जिसके अंदर कलर चेंजेस टेप होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? कलर चेंजेस टेप होते हैं, यानी कलर होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? कलर होते हैं। इसके अंदर कलर देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे कलर देखने को मिलते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर रेड,
पिंक रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, ये 4 कलर आपको देखने को मिलते हैं। 4 कलर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? रेड, पिंक, येलो, ग्रीन। ठीक है, चारों कलर आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं साकी टेप के अंदर। तो अगर अपन बात करें तो क्यों जरूरत पड़ती है साकी टेप की? साकी टेप की अपन मेजर किया, 11 से 12 नॉर्मल आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज अपन पढ़ेंगे साकी टेप की अकॉर्डिंग कि बच्चे के अंदर मिड अपर आर्म क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर एक डिजीज कंडीशन हो जाती है, उसको बोलते हैं सैम। सैम नाम सुना होगा, सैम की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो जाती है। कब हो जाती है? जब बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेस देन 11 सेंटीमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? लेस देन 11 सेंटीमीटर हो जाता है। उस बच्चे के अंदर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब अपन बात करें दूसरी बात करें, अगर बच्चे के अंदर 5 साल के अंदर 5 से 5 मंथ के अंदर 5 मंथ टू 5 ईयर्स की साल के अंदर, ये तो था बच्चे के जन्म के टाइम, फिर 5 मंथ टू 5 ईयर की उम्र के अंदर अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, 11.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, क्या मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, तो कौन सी कंडीशन है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इसके अंदर अपन ये 2 मेजरमेंट याद रखेंगे, एक तो बर्थ के टाइम में 11 से कम आ रहा है, और एक अपन बात करें 5 मंथ टू 5 ईयर्स के बीच में 11.5 से कम आ रहा है, तो अपन बात करेंगे क्या हो सकता है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, तो ऐसे बच्चे को क्या करना होता है? हॉस्पिटलाइज करना होता है आपको। ऐसे बच्चे को क्या कर सकते हो आप? सैम की कंडीशंस के अंदर बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना होता है। सैम की कंडीशंस के अंदर आप बच्चे को क्या कर सकते हो? हॉस्पिटलाइज। बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना होता है एंड उसका ट्रीटमेंट करना होता है। हॉस्पिटलाइज के अंदर उसका जल्दी से जल्दी अपन को क्या करना होता है? ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट उसका करना होता है। और ट्रीटमेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो क्या क्या चीजें उसको अंदर अपन को देखने को मिलेगी, किस चीज का अपन को ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बच्चे के अंदर हाइपोग्लूकेमिया देखने को मिलेगा। ग्लूकोज क्या होगा? उसके अंदर कम होगा, तभी उसका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो सबसे पहले ग्लूकोसेमिया देखने को मिलेगा। सेकेंड वन अपन बात करें तो आपको हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। आपको बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? कम देखने को मिलेगा। तीसरा अपन बात करें तो डिहाइड्रेटेड देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेटेड देखने को मिलेगा। और फोर्थ वन अगर अपन बात करें तो उसके अंदर इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर बच्चे को आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओगे हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको ये 4 चीजें देखने को मिलेंगी। ग्लूसेमिया, नेक्स्ट अपन बात करें आपको हाइपोथर्मिया एंड डिहाइड्रेटेड एंड इन्फेक्शंस, ये चीज़ें देखने को मिलती है। और ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती है तो आपको इनका क्या करना होता है? ट्रीटमेंट करना होता है, ताकि बच्चे को अपन क्या कर सकें? बचा सके। ये सारी की सारी चीज़ें अपन अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट करना होता है आपको? हाइपोग्लूसेमिया का। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले करना होता है। क्यों, कैसे करोगे आप? कि आईवी फ्लूइड दोगे, है ना। अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर है तो आपको आईवी फ्लूइड कैसे देना है?
10% डेक्सट्रोज देना है। क्या परसेंट, कितना देना है? 10% डेक्सट्रोज यूज करना है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर उसके अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई है। तो अपन कौन सा लगाएंगे? 10% डेक्सट्रोज लगाएंगे। 50 ml बोलस देंगे अपन। कितना देंगे? 50 ml बोलस हाइपोग्लिसीमिया के अंदर। सबसे पहले अपन को ट्रीटमेंट किसका करना है? हाइपोग्लिसीमिया का। और उसके अंदर 10% अपन क्या लगाएंगे? आईवी लगाएंगे। क्या करेंगे? आईवी लगाएंगे। डेक्सट्रोज 50 ml अपन क्या करेंगे? इसको बोलस देंगे। इसी का अपन को सबसे पहले क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। फिर धीरे धीरे दूसरे, तीसरे, चौथे का करना है। अगर अपन को डेक्सट्रोज कितना लगाना है? 10 लगाना है तो आईवी लाइन अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन सी? पेरीफेरल। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, समझ लेना। पेरीफेरल के अंदर, पेरीफेरल लाइन के अंदर, पेरीफेरल लाइन के अंदर अपन कभी भी 12.5% डेक्सट्रोज से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये याद रखने वाली बात है। अगर आपको ज़्यादा 12.5% से ज़्यादा डेक्सट्रोज देना है तो जितनी भी अपन पेरीफेरल आईवी लाइन यूज करते हैं वो नहीं करनी है आपको, क्रॉस कर देनी है आपको, कभी भी नहीं करनी है। कौन सी लाइन यूज करना? आपको सेंट्रल लाइन यूज करना है। अगर डेक्सट्रोज अपन 12.5 से अगर ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, मोर देन ज़्यादा दे रहे हैं 12.5% से, ठीक है, तो कौन सी लाइन यूज करनी है आपको? सेंट्रल लाइन यूज करनी है। सेंट्रल लाइन यूज। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी लाइन अपन यूज करते हैं? सेंट्रल लाइन यूज करते हैं। आपने ट्रीटमेंट कर दिया, डेक्सट्रोज लगा दिया, बोलस लगा दिया, 50 ml लगा दिया, और अगर आपको ज़्यादा डेक्सट्रोज देना है, 12 पॉइंट से ज़्यादा डेक्सट्रोज देना है, तो आपने सेंट्रल लाइन यूज कर ली। फिर आपको क्या करना है? हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट करना है, और फिर आपको डिहाइड्रेटेड का करना है, फिर इन्फेक्शन का आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट करना होता है। इसके अंदर अगर अपन डाइट की बात करें, इसके अंदर बच्चे की डाइट की बात करें तो कौन सी डाइट देते हैं, कैसे डाइट देते हैं? तो डाइट की बात करें तो एक तो होता है स्टार्टर डाइट। स्टार्टर डाइट, जैसे कि आप होटल के अंदर जाते हो तो सबसे पहले स्टार्टर मंगाते हो, वैसे बच्चे के अभी स्टार्टर होता है। तो स्टार्टर डाइट होती है एक तो, और एक होती है कैचअप डाइट। कैचअप डाइट, ये दो प्रकार की डाइट होती है बच्चे की, जिसको स्टार्टर डाइट एंड कैचअप डाइट बोलते हैं। एक तो इसको बोला जाता है F75 और इसको बोला जाता है F100 डाइट। ये डाइट आपको देनी होती है बच्चे को, जिससे वो क्या हो सके? ट्रीट हो सके, ठीक है। तो फर्स्टली ट्रीटमेंट आपने किसका किया? अगर अपन बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया का। ये सारी चीज़ें यहाँ तक मैंने पढ़ाई है वो किसके अंदर आती है? रेड के अंदर आती है। जो सैम आता है, मैंने बोला सैम किसको बोला? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसको बोला। ये किसके अंदर आता है? जो अपन ने 4 कलर पढ़े थे, कौन कौन से? रेड, पिंक, येलो, ग्रीन। तो रेड के अंदर ये सारी जो अपन चीज पढ़ रहे थे, ये किसके अंदर आती है? कौन से कलर के अंदर आती है? रेड। रेड का मतलब होता है डेंजर जोन, और ये पूरा का पूरा डेंजर जोन है। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर बच्चा आ जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आ जाता है तो बच्चे की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे का सारा किसके अंदर आता है? रेड जोन के अंदर आता है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों पिंक कलर। रेड जोन के अंदर अगर अपने बात की थी कि कितने से कम आ जाता है? 11 सेंटीमीटर से क्या आ जाता है? मिड सर्कमफेरेंस क्या आ जाता है? कम आ जाता है। 11 से कम आ जाता है, उसी को तो अपन ने क्या बोला? सैम बोला था, और वो किसके अंदर आता है? रेड के अंदर। अभी नेक्स्ट अपन बात करें दूसरा कलर कौन सा अपना? दूसरा कलर होता है आपका पिंक। पिंक के अंदर क्या होता है? पिंक के अंदर अगर उसका सरकमफेरेंस 11 to 12.5 है, यानी
11 टू 12.5 सेंटीमीटर है, तब क्या आता है, किसके अंदर आता है, पिंक के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, MAP देखने को मिलती है, MAP। MAP क्या होता है बच्चों, MAP किसको बोलते हैं, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मॉडरेट एक्यूट, अगर अपन बात करें मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, MAM, सॉरी MAM, मैम देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन से आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, पिंक के अंदर। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ट्रीट विद सप्लीमेंट। कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट विद सप्लीमेंट, सप्लीमेंट देंगे अपन बच्चे को, जितने ज़्यादा सप्लीमेंट देना होता है वो सप्लीमेंट देंगे और बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे अपन, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा आपको रिस्क लेने वाली बात नहीं है, सैम के अंदर ज़्यादा रिस्क वाली बात है, मैम के अंदर इतनी बात नहीं है। थर्ड वन आता है आपका येलो कलर, थर्ड वन आता है येलो कलर। और येलो कलर के अंदर आप क्या करोगे, येलो कलर के अंदर कितना होता है, 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर माना जाता है। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। एक्यूट माल न्यूट्रिशन का नाम याद आया है, वेट के कारण, वेट कम हो जाता है तब एक्यूट माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, मैंने बोला था। और हाइट कम देखने को मिलती है तब कौन सा होता है, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसको अंदर क्या करेंगे अपन, काउंसलिंग देंगे, क्या देंगे, काउंसलिंग देंगे पेरेंट्स को, पेरेंट्स को काउंसलिंग देंगे और बताएंगे कि आपके बच्चे के अंदर इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। फोर्थ वन आता है बच्चों ग्रीन कलर, कौन सा आता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अंदर मोर देन 13.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर बच्चा क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल होता है। ग्रीन, ग्रीन कलर हमेशा सही के लिए होता है और ग्रीन कलर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। तो ये 4 कैटेगरी थी इसके अंदर। साकी टेप के अंदर अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर ग्रीन कलर के अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल है। बच्चों 4 चीज पढ़ी थी, एक पढ़ा था रेड, एक पढ़ा था पिंक, एक पढ़ा था येलो और एक पढ़ा था ग्रीन। ये 4 चीज अपन ने पढ़ी। इसके अंदर रेड के अंदर आपको सैम देखने को मिलता है, इसके अंदर मैम देखने को मिलता है, ठीक है। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और इसके अंदर माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, एक्यूट AM देखने को मिलता है, और इसके अंदर नॉर्मल होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। ये तो आ गई डिजीज कंडीशन। सेकंड बात आती है बच्चों, इसके अंदर अगर लेस देन 11 सेंटीमीटर हो जाता है तब ये चीज़ देखने को मिलती है। पिंक के अंदर कितना होता है, अगर अपन बात करें तो पिंक के अंदर कितना होता है, 11 टू 12.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर होता है 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और इसके अंदर मोर देन 13.5 सेंटीमीटर आपको मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा रेड के अंदर डेंजर जोन है, इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और ट्रीटमेंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसीमिया को आपका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। पिंक के अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादातर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सप्लीमेंट दे सकते हो। और येलो के अंदर आपको क्या करना है, पेरेंट्स को काउंसलिंग देनी है। एंड ग्रीन के अंदर आपको क्या करना है, कोई भी नहीं करना है, सब कुछ नॉर्मल होता है इसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, साकी टेप के अंदर आती है। इसको साकी टेप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, साकी टेप बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें थी आपकी मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद में अपर बॉडी सेगमेंट, अपर बॉडी सेगमेंट।
ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आए तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स पर आके आप क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, ताकि हम आपको बता सके। नेक्स्ट अपन बात करें अपर बॉडी सेगमेंट। अपर बॉडी सेगमेंट, अपर बॉडी सेगमेंट के अंदर क्या आता है? अपर बॉडी सेगमेंट के अंदर दो चीजें आती है। अपर बॉडी सेगमेंट के अंदर आपको दो चीज देखने को मिलती है। एक होती है क्राउन रैंप लेंथ, क्राउन रैंप लेंथ। एक आपको देखने को मिलती है लोअर अपर बॉडी के अंदर ये आती है। एक होती है लोअर बॉडी सेगमेंट, एक होती है लोअर बॉडी सेगमेंट, लोअर बॉडी सेगमेंट। इन दोनों को अपन साथ लेके चलते हैं, लोअर बॉडी सेगमेंट और अपर बॉडी सेगमेंट। इसके अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं क्राउन रैंप लेंथ। समझाएंगे आपको क्या होता है, और इसको अपन लोअर बॉडी सेगमेंट कैसे निकालते हैं और अपर बॉडी सेगमेंट कैसे निकालते हैं। क्राउन, क्राउन का मतलब होता है ताज, सर। सर से लेके अपन कहाँ तक करेंगे इसका, अगर इसको बात करें तो इसको CRL बोला जाता है, CRL। ठीक है, इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे तो इसकी जब अपन बैठे रहते हैं, जब अपन क्या होते हैं सिटिंग पोजीशन में होते हैं, तो यहाँ से लेके और जब सीटिंग पोजीशन में होता है जो रैंप होता है अपना, ठीक है, जहाँ से अपन बैठते हैं वहाँ तक के एरिया को, यानी यहाँ से लेके और अपनी जो सिम्फाइसिस प्यूबिस आती है वहाँ तक के मेजरमेंट अपन कौन सा करेंगे? क्राउन टू रैंप। जब अपन सीटिंग पोजीशन में होते हैं तो जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको अपन क्या करेंगे? मेजर करेंगे। उसको बोलते हैं CRL। क्या बोला जाता है? CRL बोला जाता है। ठीक है, इसको मेजर करने का। तो इसको कहाँ से करेंगे? हेड टू, अगर अपन बात करें तो हेड टू अगर एंटीरियर साइड से अपन करें, कहाँ से करें? एंटीरियर साइड से करें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ठीक है, अगर एंटीरियर करें हेड तो। पोस्टीरियर से अपन करेंगे तो कहाँ तक करेंगे? कॉकिक्स तक। कहाँ तक? कॉकिक्स तक। ठीक है, ये दोनों चीजें अपन ने देख ली कि अगर अपन अगर अपन एंटीरियर आगे की साइड से कर रहे हैं, सीटिंग पोजीशन में आगे की साइड से कर रहे हैं तो सिम्फाइसिस प्यूबिस तक करेंगे, और अगर अपन पीछे की साइड से कर रहे हैं तो कॉकिक्स तक इसका मेजरमेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं क्राउन टू रैंप। क्राउन का मतलब होता है हेड, और रैंप का मतलब जहां से अपन बैठे हुए उस एरिया तक का अपन को क्या करना होता है बच्चों? मेजरमेंट करना होता है। उसको बोलते हैं क्राउन टू रैंप लेंथ अपन यूज करते हैं। अपर बॉडी सेगमेंट, नाम से पता चल रहा है अपर पार्ट। अपर पार्ट का क्या करेंगे अपन? इसके अंदर मेजरमेंट करेंगे। CRL आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। इसका मेजरमेंट करेंगे तो नॉर्मल मेजरमेंट कितना आता है इसका? 32 सेंटीमीटर। कितना आता है? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर से इसका नॉर्मल लेवल आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, सेकंड आता है आपका लोअर बॉडी सेगमेंट। ये तो अपर बॉडी सेगमेंट था। लोअर बॉडी सेगमेंट की बात करें, लोअर बॉडी सेगमेंट, लोअर बॉडी सेगमेंट की बात करें तो लोअर बॉडी सेगमेंट कैसे निकालेंगे अपन? तो पहले अपन बात करें टोटल बॉडी सेगमेंट देखेंगे। पहले टोटल बॉडी लेंथ देखेंगे। ठीक है, उसमें से अपन क्राउन रैंप लेंथ घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्राउन रैंप लेंथ उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरी अपन बॉडी पूरी अपन लेंथ से ऊपर वाला हटा देंगे तो नीचे वाला अपने आप अपने का क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो कितना होता है अपन को? ये आपने बात की कि टोटल बॉडी वेट कितना होता है, तो टोटल बॉडी वेट किसको बोलते हैं? किसको सॉरी टोटल बॉडी लेंथ किसको बोलते हैं? क्राउन टू हील। सही है, हेड से टो तक, यानी पूरी लेंथ अपनी इतनी होती है ना, हील तक। हील तक क्या होती है? अपनी लेंथ होती है। ठीक है, टोटल बॉडी
लेंथ को मैं दूसरा नाम बोल रहा हूँ, क्राउन टू हील लेंथ। समझ में आ रहा आपको? इसके अंदर अपन ने कितनी मानी थी? जब बच्चा जन्म लेता है तब 50 सेंटीमीटर अपन ने क्या की थी? 50 सेंटीमीटर अपन ने उसकी लेंथ मानी थी, यानी 45 से 50, तो 50 लेके चलते हैं 50। और जो अपने की क्राउन लेंथ कितनी है? 32। कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो 50 से 32 सेंटीमीटर अपन माइनस करेंगे तो कितना बचा? 18 सेंटीमीटर। और आपका लोअर बॉडी सेगमेंट कितना आता है? 18 सेंटीमीटर। कितना आता है बच्चों? 18 सेंटीमीटर आता है। समझ गए? ये तो हो गई टोटल बॉडी लेंथ। क्राउन वाले अपन को 32 याद रखनी है, इससे माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। बच्चों ये लोअर बॉडी सेगमेंट और अपर बॉडी सेगमेंट के अंदर एक अपन बात करें कंपटीशन चलता है। कब तक कंपटीशन? थोड़े टाइम तक तो अपर बॉडी सेगमेंट कंपटीशन जीतती है, फिर क्या करती है लोअर। जैसे अपन बात करें हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस के बीच में कंपटीशन चल रहा था, कौन सा बड़ा होता है। कुछ टाइम में हेड सर्कमफेरेंस जीतता है, फिर चेस्ट सर्कमफेरेंस जीतने लग जाता है। वैसे इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। कुछ टाइम में तो क्या होता है? अपर बॉडी सेगमेंट जीतता है, फिर लास्ट तक कौन जीतता है? लोअर बॉडी सेगमेंट जीतता है। तो अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट। जब बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है एट बर्थ बच्चे का जब जन्म होता है तब क्या होती है? अपर बॉडी सेगमेंट अपन ने पढ़ा था ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 32 सेंटीमीटर। और ये कितनी होती है? लोअर बॉडी कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पर रेशियो लिखेंगे 1.7। ठीक है, 1.7 रेशियो 1, यानी ये ज़्यादा होती है, लोअर बॉडी सेगमेंट कम होती है। ठीक है। सेकेंड अपन बात करें 3 ईयर्स के ऊपर, 3 ईयर्स के ऊपर ये रह जाता है 1.3 रेशियो 1। ठीक है। नेक्स्ट आता है 7 ईयर्स के ऊपर 1:1। 7 ईयर्स के ऊपर अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और फिर 7 ईयर के बाद में कौन सा? लोअर बॉडी सेगमेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट तक बढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें आती है अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट के अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है बच्चों, अपन बात करें डेंटिशन। ठीक है, डेंटिशन दांत, डेंटल कब आते हैं? ठीक है, तो इसको अपन बात करें कब आते हैं? जब बच्चा 6 महीने की उम्र का होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 प्रकार के डेंटिशन होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी टीथ, पहले को बोलते हैं प्राइमरी टीथ, या उसका दूसरा नाम मिल्क टीथ, या उसका नाम अपन बात करें टेम्परेरी टीथ, या एक नाम और बोला जाता है इसको डेसिडुअस टीथ। चार नाम बोले जाते हैं, प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ एंड डेसिडुअस टीथ। 4 नामों से इसको बोला जाता है। तो कितने होते हैं? पहली बात तो ये नंबर में कितने होते हैं, तो आपको आंसर देना है। ये नंबर में कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। प्राइमरी टीथ बच्चे के अंदर आते हैं तो वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूसरी बात आपको कि 20 कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो टीथ 4 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है इंसिजर, ठीक है। सेकंड होता है कैनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर, फोर्थ होता है मोलर।
4 होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 20 टीथ पाए जाते हैं, तो कौन कौन से कैसे कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इंसिजर की बात करें तो 8 पाए जाते हैं, कैसे कि 4 ऊपर पाए जाते हैं और 4 नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। 4 + 4 कर देता हूँ मैं, 4 + 4 ये ऊपर पाए जाते हैं और ये नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। कैनाइन कितने पाए जाते हैं? 2 ऊपर पाए जाते हैं और 2 नीचे पाए जाते हैं। ये हो गए 4, ये हो गए 8, ये हो गई 4। प्रीमोलर कितना होता है? प्रीमोलर नहीं पाया जाता बच्चे के अंदर। ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि कौन सा दांत बच्चे के अंदर नहीं होता टेम्परेरी के अंदर, तो कौन सा नहीं होता? प्रीमोलर नहीं होता। और मोलर कितना पाया जाता है? अगर अपन बात करें तो 4 ऊपर और 4 नीचे, कितना हुआ? 8। टोटल कर लो, 8 × 4 = 12, 12 × 8 = 20। टोटल कितने होते हैं? 20। पूछ लिया जाए कौन सा टीथ नहीं होता बच्चे के अंदर, तो प्रीमोलर टीथ बच्चे के अंदर नहीं होता। ये तो थी आपकी बात करें नॉर्मल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर कि बच्चे के अंदर कब पहला टीथ आता है, कौन सा पहला टीथ आता है, और टेम्परेरी कब आता है और परमानेंट कब आता है। ये सारी बातें अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो टेम्परेरी टीथ सबसे पहले बच्चे के अंदर 6 मंथ के ऊपर आता है। कब आता है? 6 मंथ के ऊपर। 6 मंथ के ऊपर सबसे पहले कौन सा आता है? टेम्परेरी आता है। और कौन सा आता है? लोअर इंसिजर। सबसे पहले कौन सा आता है? लोअर इंसिजर आता है, ठीक है। अपन बात करें और कौन सा लोअर के अंदर भी सेंटर। बच्चे जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके अंदर आपको लोअर इंसिजर देखने को मिलता है। अब कुछ कहेंगे कि सर हम तो जाके बच्चे के पास बैठ जाएंगे, 3 महीने 4 महीने 5 महीने का होगा, 6 महीने के, ये एवरेज है बच्चों, अभी भी बता रहा हूँ मैं, एवरेज है। किसी बच्चे के अंदर 5 महीने में भी आ जाता है, 4 में भी आ जाता है, किसी के 7 महीने में भी आता है, तो ये एवरेज है, ठीक है। आप बैठ मत जाना उसके पास में, देखना मत कि भाई कब आ रहा है। तो ये अपन एवरेज पढ़ रहे हैं। कौन सा आता है? सबसे पहले आएगा लोअर इंसिजर सेंटरी, है, ये चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा अपन बात करें 7 मंथ की उम्र के अंदर, 7 मंथ के ऊपर के अंदर उसको अपर इंसिजर आना स्टार्ट हो जाता है, अपर, ठीक है। अपर सेंटर इंसिजर आएगा, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला सेंटर, दोनों सेंटर आएंगे, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल बातें, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्राइमरी टीथ कब तक कंप्लीट हो जाते हैं? प्राइमरी टीथ कब तक कंप्लीट हो जाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 2.5 to 3 ईयर्स। 2.5 to 3 ईयर्स तक प्राइमरी टीथ क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट आ जाते हैं। जो 20 होते हैं वो सारे के सारे कब आते हैं? अपन बात करें 2.5 से 3 साल की उम्र के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या होता है बच्चों, कोई नहीं बताएगा कि प्राइमरी टीथ क्यों आते हैं। फंक्शंस क्या होता है इसका, क्यों आते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई प्राइमरी टीथ आने की कि आए और 2.5 से 3 साल तक रहे, फिर टूट के वापस गिर गए और नए आ गए। क्या जरूरत पड़ गई? बच्चे को कोई कंकर थोड़ी चबाने थे बच्चे को तो अपन नॉर्मल सॉफ्ट डाइट दे रहे थे, बट ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बच्चे को टीथ परमानेंटली, पहले क्या आए टेम्परेरी आए और फिर परमानेंटली आए। तो इसके अंदर आपको मेन फंक्शंस है वो क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर जो ओवल कैविटी है, जो अपनी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के स्पेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये स्पेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि ओरल कैविटी के स्पेस को क्या करते हैं? ये मेंटेन करने का काम करते हैं, ताकि ओरल कैविटी का स्पेस क्या हो? बना रहे, बंद ना हो। किसी चीज को अपन काम में नहीं लेंगे वो धीरे धीरे क्या होती है? विलुप्त के कगार पर हो जाती है। वैसे ये डेंटिशियंस क्यों आते हैं? ओरल कैविटी को क्या कर सके? स्पेस को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। तो ये प्राइमरी टीथ हो गई। सेकेंडरी, इसके बाद में आता है सेकेंडरी। सेकेंड आता है सेकेंडरी टीथ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी के बारे में। सेकेंड आता है सेकेंडरी टीथ।
इसका दूसरा नाम परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। बच्चों ये अगर अपन बात करें तो संख्या के अंदर कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो किस प्रकार से हो गए? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस प्रकार से पढ़ते हैं अपन। इंसीजर कितने होते हैं? इंसीजर अगर अपन बात करें तो ऊपर और नीचे कितने होते हैं? 4। 2 + 2 कितने हो गए? 4। केनाइन कितने होते हैं? 1 + 1 कितने हो गए? 2। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रीमोलर, 2 + 2 कितने हो गए? 4। और नेक्स्ट आता है मोलर, 3 + 3 कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 4 2 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 दूनी 32। यानी बात करें अपन कि दो भागों के अंदर अपन ओरल कैविटी को डिवाइड करते हैं, एक तो राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो इसके अंदर 2 होते हैं राइट साइड के अंदर इंसीजर और 2 होते हैं लेफ्ट साइड के अंदर। फिर आती है केनाइन, केनाइन एक लेफ्ट साइड के अंदर, एक राइट साइड के अंदर। ठीक है। तो ये तो हो गए अपर वाला, सॉरी राइट वाला अपर के अंदर आ गया। ये तो कितने हुए? 16। ये आ गया अपर के अंदर। और लोअर के अंदर कितने हुए? 16। यही चलेगा लोअर के अंदर। तो लोअर के अंदर कितने हो गए टोटल? 32। ठीक है। अगर नॉर्मली अपन बात करें तो इसका एक रेशियो होता है 21-23। क्या होता है? 21-23 इसी हिसाब से चलता है। ठीक है। 21-23 के हिसाब से चलता है। यानी अपन बात करें दो भागों के अंदर अपन ओरल कैविटी को ये समझ में कम आएगा। मैं बता देता हूँ आपको। ओरल कैविटी को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, राइट वाली और लेफ्ट वाली, और अपर वाली और लोअर वाली। कैसे करेंगे? ये अपनी ओरल कैविटी है, इस ओरल कैविटी को अपन 4 भागों में बांटा, ये इस प्रकार से। अपर के अंदर ये आपका क्या होगा? राइट, लेफ्ट। ये लोअर के अंदर राइट और ये लेफ्ट। तो इधर की साइड में कितने पाए जाते हैं? 8। इधर की साइड में 8, इधर की साइड में 8 और इधर की साइड में 8। कितने हो गए? 32 हो गए। तो 8 देखो, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें बच्चा जब 6 साल की उम्र होती है, बच्चे की 6 साल की उम्र होती है, तब बच्चे का क्या होता है? ये पहला दांत आता है। कौन सा? परमानेंट। परमानेंट कब आता है? 6 ईयर्स के अंदर। और टेम्पररी कब आता है? 6 मंथ के ऊपर। याद रखना दोनों चीजें एक से रिलेटेड एक है। 6 मंथ 6 ईयर, 6 मंथ 6 ईयर। ठीक है। तो 6 ईयर के ऊपर सबसे पहला कौन सा आता है? परमानेंट टीथ आता है। और परमानेंट टीथ के अंदर कौन सा आता है? सेकंड अपर मोलर। सबसे पहले कौन सा आता है? सेकंड अपर मोलर। सबसे पहले कौन सा टीथ आता है? सेकंड अपर मोलर टीथ आता है सबसे पहले। और उसके अंदर कौन सा आया था? लोअर सेंटर इंसिजर। और इसके अंदर कौन सा है? सेकंड अपर मोलर है। याद रखने वाली बात है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो 6 साल की उम्र में था। नेक्स्ट अपन बात करें 13 ईयर्स की उम्र के अंदर। 13 ईयर्स की उम्र के अंदर कौन सा, कितने कब आते हैं? तो 28 टीथ आ जाते हैं। 28 टीथ आ जाते हैं। कितने के? 13 साल की उम्र के अंदर 28 दांत आ जाते हैं बच्चे के। नेक्स्ट अपन बात करें, जो बच्चे में 4 है, जो बच्चे में 4 दांत है, वो कब आते हैं? बच्चे में 4 दांत जैसे कि बच्चा शादी के लायक हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, जैसे कि उसके ऊपर भार पड़ना स्टार्ट हो जाता है 18 टू 25 या 25 साल की उम्र के अंदर बच्चे को अकल आनी स्टार्ट हो जाती है। और अकल आनी स्टार्ट हो जाती है तो बच्चे के अकल दाढ़ भी आनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों मारवाड़ी में बोलते हैं अकल दाढ़, और उसको जैसे वैसे बोला जाए तो विजडम टीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विजडम टीथ बोला जाता है। 4 होती है विजडम टीथ। कितनी होती है? 4 होती है। और इसका दूसरा नाम थर्ड मोलर टीथ, मोलर टीथ, थर्ड मोलर टीथ भी बोलते हैं इसको। संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। एक राइट अपर साइड, दूसरी लेफ्ट अपर साइड, तीसरी लोअर राइट साइड और फोर्थ लोअर लेफ्ट साइड। 4 होती है संख्या के अंदर। कब आनी स्टार्ट होती है? 18 से 25 ईयर्स की उम्र के अंदर, जब बच्चे को अकल आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, ये तो था नॉर्मल चीजें।
जब बच्चे के दांत नहीं आते, ठीक है, तो जब बच्चे के 15 महीने तक क्या नहीं आते, बच्चे के टीथ नहीं आते। 15 मंथ तक, अपने पहला पढ़ा था कि 6 मंथ के अंदर आ जाना चाहिए, तो 15 मंथ तक बच्चे के क्या नहीं आ रहा, टीथ नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, वो आ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर 15 महीने से ज़्यादा हो गए हैं बच्चे को, मोर देन 15 महीने हो गए हैं, तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी हो सकती है। उसके अंदर किसकी हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की कमी हो सकती है, जिसके अंदर बच्चे को 15 महीने तक कोई बात नहीं है। 15 महीने के बाद में क्या होते हैं, अगर अपन बात करें 15 महीने के बाद में बच्चे के टीथ नहीं आता, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें, 2-3 टर्म्स हो रहा है। अगर बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, अगर बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही क्या होता है, उसको टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट एट बर्थ टाइम। अगर बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही बच्चे को क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होता है। अब बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही बच्चे को टीथ प्रेजेंट है, घबरा जाओगे आप, घबराना नहीं है बच्चों, उसको नियोनेटल टीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नियोनेटल टीथ बोला जाता है, नियोनेटल टीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नियोनेटल टीथ बोला जाता है, या प्रिकॉशियस टीथ बोला जाता है, प्रिकॉशियस। घबराने वाली बात नहीं है। अगर बच्चा पैदा हो रहा है और पैदा होते ही उसको टीथ प्रेजेंट है, तो घबराने की बात नहीं है, उसको नियोनेटल टीथ या प्रिकॉशियस टीथ बोला जाता है। इस कंडीशंस के अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो टीथ होते हैं ये क्या होते हैं, लूज होते हैं, लूज टीथ होते हैं, है ना, लूज टीथ होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं वो लूज टीथ होते हैं। इसके अंदर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसको अपन को क्या करना है, ग्लोव्स, हैंड के अंदर ग्लोव्स पहन के, हैंड के अंदर ग्लोव्स यूज करके उसको क्या करना है, रिमूव करना है। किसको, उन टीथ को क्या करना है, रिमूव करना है। फिंगर से अपन को उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना। मैंने क्या बोला, वो लूज टीथ है, उसको क्या कर देना, वापस रिमूव, बाहर की तरफ रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है, रिमूव करने का कारण ये है कि वो लूज टीथ होते हैं और टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद में बच्चा एस्पिरेट ना करे। एस्पिरेट अगर कर गया बच्चा तो चोक हो सकता है, और चोक हो सकता है तो बच्चों को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये सारी टीथ के बारे में बात थी बच्चों। टीथ के बारे में इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं आएगी, पढ़ लेना आप, और बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगली क्लास के अंदर बच्चों अपन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट के अंदर साइड वाइटल साइन वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन उसके अंदर पढ़ेंगे अपनी क्लास में। अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे, आपको आंसर भी वहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल्स के साथ बने रहिए बच्चों। अभी भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपना नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने वीडियो साथ बने रहिए। थैंक यू।